लखीसराय में गरजी प्रियंका गांधी, कहा बिहार ने देश की नींव रखी, अब बदलाव की बारी जनता की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लखीसराय जिले के दोनों सीटों पर सियासी माहौल गर्म हो गया है। चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को लखीसराय के आरके मैदान में महागठबंधन के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से कहा कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत बिहार की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान से की है। उन्होंने कहा कि लखीसराय की धरती पवित्र है, जिसने देश को दिशा देने का काम किया है। उन्होंने कहा, आपके प्रदेश ने भारत की नींव रखी, यहाँ से महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा मिली। बिहार के चंपारण से ही सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह वही धरती है जिसने दुनिया को गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष दिए और महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई के लिए रास्ता दिखाया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपनी पहचान और अपने प्रदेश की ताकत को समझे और बिहार के गौरव को फिर से जगाए। प्रियंका गांधी ने मन से जनता से कहा कि अब समय है बिहार को फिर से गौरवशाली बनाने का। उन्होंने कहा, आप सब यही पहचानिए कि इस प्रदेश ने देश को दिशा दी है, लेकिन अब यहाँ के लोग बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब बदलाव जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार जनता की समस्याओं को समझती है और उनका हल चाहती है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताकर विकास की नई कहानी लिखे। इस मौके पर सांसद पप्पू यादव भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने प्रियंका गांधी के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में अब जनहित की राजनीति होनी चाहिए, न कि जात पात की। उन्होंने कहा, महागठबंधन ही बिहार को आगे ले जाने की ताकत रखता है। जनता इस बार सोच समझकर वोट करे। प्रियंका गांधी की सभा में भारी भीड़ उमड़ी। मैदान में कांग्रेस और महागठबंधन के झंडे लहराते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी जिंदाबाद और महागठबंधन विजय होगा के नारे लगाए। जनसभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। बिहार के नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटल टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। सीएम नीतीश कुमार ने गिनाई उपलब्धियां, कहा 2005 से पहले पिछड़े और वंचित तबकों की अनदेखी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और कमजोर वर्गों के लिए अपनी सरकार की नीति और उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले की सरकारों ने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि उनकी सरकार ने न्याय के साथ विकास के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का काम किया। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा कि 2005 से पहले राज्य में गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए न तो शिक्षा की कोई व्यवस्था थी, न रोजगार के अवसर। उस समय शासन में बैठे लोग केवल अपने परिवार और सत्ता बचाने में लगे रहते थे। उन्होंने कहा कि वोट के समय जनता को बहकाकर सत्ता हासिल की जाती थी, लेकिन जनता के जीवन में कोई सुधार नहीं लाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को जब नई सरकार बनी, तब से उनकी सरकार ने न्याय के साथ विकास की नीति पर काम किया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लोगों को शासन में समान अवसर मिले, इसके लिए कई नीतिगत फैसले लिए गए। समाज के पिछड़े और वंचित तबकों को सम्मान और अवसर देने के लिए विशेष विभाग बनाए गए। नीतीश कुमार ने बताया कि वर्ष 2007-08 में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया। शुरुआत में इस विभाग का बजट सिर्फ 42 करोड़ रुपए था, जो अब 2025-26 में बढ़कर 1900 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य के सभी जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाए गए हैं, जहां 4500 से अधिक छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2016 में न्यायिक सेवा में अति पिछड़ों के लिए 21% और पिछड़े वर्ग के लिए 12% आरक्षण लागू किया गया। पंचायती राज संस्थाओं में अति पिछड़ों को 20% आरक्षण का लाभ पहले ही दिया जा चुका है। नीतीश कुमार ने लिखा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक 40,000 से ज्यादा युवक युवतियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी गई है, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत
बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। आवासीय विद्यालयों की संख्या 66 से बढ़कर 84,000 से अधिक क्षमता वाली हो गई है। छात्रों को अब 2,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके अलावा मेधावी छात्रों को मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास होने पर 10,000 रुपए और द्वितीय श्रेणी में पास होने पर 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2008 में महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई, जिसके तहत राज्य भर में विकास मित्रों की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में 10,000 विकास मित्र कार्यरत है, जिनका मानदेय हाल ही में बढ़कर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन भी किया गया, जिसका मुख्यालय पश्चिमी चंपारण में है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट के अंत में लिखा कि उनकी सरकार ने जो कहा उसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जो काम किए गए हैं वह अब एक मजबूत सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस प्रयास को याद रखें और राज्य के विकास में भागीदारी निभाए। बिहार के नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। फ्रांस से अब और राफेल नहीं खरीदेगा भारत, सरकार के हौसले बुलंद, देसी राफेल तैयार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय वायुसेना इस वक्त लड़ाकू विमानों की भारी कमी से जूझ रही है। इस कारण सेना की मारक क्षमता पर भी असर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। एयरफोर्स को फाइटर जेट्स की 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन इस वक्त केवल 31 स्क्वाड्रन बचे हैं। एयरफोर्स भी बार बार इस बात को उठाती रही है कि उसे जल्द से जल्द फाइटर जेट्स चाहिए, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन रहे हैं कि मामला टलता जा रहा है। बीते दिनों एयरफोर्स ने एक बार फिर सरकार के पास 114 राफेल विमानों का प्रस्ताव भेजा था। राफेल जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन सरकार ने अब इस प्रस्ताव को फिर से सेना के पास वापस भेज दिया है। सरकार ने इस प्रस्ताव को और डिटेल में तैयार करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रस्ताव 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। सरकार की योजना राफेल बनाने वाली कंपनी के साथ ऐसी डील करने की है ताकि वह इस विमान का ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स भारत में बनाए। सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अब राफेल खरीदने का समय हाथ से निकलता जा रहा है। उन्होंने सचेत किया है कि अगर अगले कुछ माह में इस डील पर सरकार और सेना आगे नहीं बढ़ती तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाथ से निकल रहा डील पूरा करने का समय। दरअसल डिफेंस वेबसाइट IDRW ने इसको लेकर एक रिपोर्ट छापी है। इसमें हाल ही में एयरफोर्स से रिटायर हुए एक सीनियर अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि राफेल डील को पूरा करने का समय तेजी से हाथ से निकल रहा है। एक बार देसी फाइटर जेट तेजस MK2 और AMCA की गति पकड़ लेने के बाद राफेल की जरूरत को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तेजस MK2 देसी 4.5 PD का फाइटर जेट है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। इसका प्रोटोटाइप उड़ान अगले साल के मध्य तक पूरा किया जाएगा। इसकी पहली उड़ान 2027 में होनी है। वर्ष 2029-30 से इसका सीरियल प्रोडक्शन होना है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स और उत्तर AESA रडार लगाए जाएंगे। इस तरह राफेल के तहत 4.5 PD का फाइटर जेट बनकर तैयार होगा। इससे पहले भारत एक अन्य देसी फाइटर जेट तेजस MK1 का प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। अगले कुछ दिनों इसकी पहले खेप एयरफोर्स को सौंपने की तैयारी चल रही है। भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA पर भी तेजी से काम कर रहा है। इसका प्रोटोटाइप 2030 तक पूरा करने की योजना है। फिर इसकी ट्रायल उड़ान चलेगी और 2035 तक इसको सेना के हवाले किया जा सकता है। दूसरी तरफ राफेल के बारे में बात करें तो भारत ने अब तक फ्रांस से इसके लिए अब तक 2 डील की है। एयरफोर्स के लिए 36 विमान खरीदने के बाद नेवी के लिए 29 विमान खरीदे जा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स अब तीसरे डील को लेकर कई सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि राफेल एक शानदार फाइटर जेट होने के साथ साथ एक बहुत ही महंगा सौदा भी है। दूसरी तरफ अगर आज फ्रांस से डील साइन होती है, सप्लाई शुरू होने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा, लेकिन तुरंत डील साइन होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि भारत सरकार इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन पर जोर दे रही है। इसमें डील की बारीकियों पर चर्चा करने और उसको अंतिम रूप देने में
काफी समय लगता है। दूसरी तरफ भारत का अपना 4.5 जेन फाइटर जेट तेजस MK2 का प्रोडक्शन भी 3 से 4 साल में शुरू होने की संभावना है। यानी राफेल के लिए सौदा होने के बाद भी उसकी सप्लाई भी उसी समय होगी जब देसी फाइटर जेट की भी सप्लाई शुरू हो सकती है। एक्सपर्ट्स इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी काफी उलझाऊ है। भारत की फाइटर जेट की जरूरत को देखते हुए रूस भी भारत को फाइटर जेट बेचना चाहता है। वो अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57E देना चाहता है। इसके लिए वो भारत की हर शर्त मानने को तैयार है। रूस ने पहले ही इस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही है। ऐसे में भारत के लिए इस ऑफर को खारिज करना भी आसान नहीं है। ऐसे में भारत के सामने एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने देसी फाइटर प्रोग्राम में तेजी लाए। इसके लिए सरकार ने HAL पर दबाव बढ़ा दिया है। HAL भी अपने काम के तरीकों को बदला है। उसने फ्यूचर के फाइटर जेट्स में बड़ी संख्या में प्राइवेट प्लेयर को शामिल किया है। सभी की कोशिश देश में जल्द से जल्द फाइटर जेट प्रोडक्शन के लिए एक मुकम्मल इकोसिस्टम बनाने की है। एक बार स्मार्ट बनने के बाद प्रोडक्शन को रफ्तार मिल जाएगी। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि राफेल की तीसरी डील अब लटक सकती है।